मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ बोरो एटॉमिक मॉडल, तो अगर किसी के रह गया हो या फिर कुछ और पॉइंट्स है वी कैन डिस्कस नाउ ओनली। व्हाट यू कैन नोट डाउन, अगर आप चाहते हो यू कैन नोट डाउन बोर एटॉमिक मॉडल। फटाफट से इसके पॉस्टुलेट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट आर द पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, पॉस्टुलेट्स का मतलब होता है फीचर्स, दैट इज थ्योरी। उसने क्या कहा था, तो उसने फर्स्ट पॉइंट ये कहा था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, सर्कुलर कर लेना उसमें, सर्कुलर पाथ, एंड these path are known as, बहुत सारे नाम दिए थे हमने इसको। फर्स्ट इज स्टेशनरी लेवल, देन ग्राउंड लेवल। अच्छा बेटा क्वेश्चन आता है व्हाट इज ग्राउंड लेवल, व्हाट इज एक्साइटेड लेवल, दो लेवल्स होते हैं। ठीक है, बताएंगे आपको। स्टेशनरी लेवल, ग्राउंड लेवल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनर्जी लेवल, शेल, ऑर्बिट्स। ठीक है, इवन दो दे आर डिनोटेड बाय, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय KLMN और n इज इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, ग्राउंड लेवल और स्टेशनरी लेवल क्या होते हैं, द लेवल इन विच द एनर्जी इज कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे लेवल जहां पे एनर्जी कांस्टेंट हो या लेस हो उसे हम बोलेंगे किसी भी एटम के लिए ग्राउंड लेवल। एक्साइटेड लेवल हो गया, जैसे चौक है बेटा मेरे हाथ में, इस चौक को मेरा अभी हाथ में कांस्टेंट है, लेकिन इसको उठा के मैंने बाहर फेंक दिया, ऊपर फेंक दिया, तो मैंने इसको एनर्जी दी, मैंने क्या किया, इसको एनर्जी सप्लाई की, तभी तो ऊपर गया, अपना आप थोड़ी जा रहा है। देखो, तो जब इसकी एनर्जी प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई तो एक्साइटेशन में आ गया। तो एक्साइटेशन एनर्जी के अंदर हमेशा क्या होगा, एक्साइटेशन फेज के अंदर आपके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। तो क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट, वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन नेवर लूज और गेन एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद कांस्टेंट एनर्जी। ये क्या सीखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद कांस्टेंट एनर्जी, इट नेवर लूज और गेन एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग। ठीक है, गेन एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग, बात समझ में। थर्ड पॉइंट इसका काफी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको कहा था, दैट इज इलेक्ट्रॉन, ओनली दोस इलेक्ट्रॉन आर परमिसिबल। यस, ओनली दोज इलेक्ट्रॉन आर permissible in which angular momentum मतलब MVR of an electron is equal to, किसके बराबर हो, yes, is equal to NH upon 4 pi, where H is प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है कितनी, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, पर नहीं है, जूल सेकेंड है, जूल पर सेकेंड नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग। तो इसका मतलब यहां से एक बात कह सकता हूं, दैट इज MVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 4 पाई। ये बस याद रखना है अभी आपके लिए। ठीक है, डिराइव ये बहुत जाके आगे होता है, लेकिन इसने एक पॉस्टुलेट दिया था जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट था। इसी फैक्टर से इसने सारी चीज़ें निकाली थी। इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स की, कि इसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, क्या होगी एंड एवरीथिंग।
तो इसी मेथड के थ्रू निकाला था, ठीक है। ऑल्दो आपको ये थोड़ा कम ही आएगा समझ में, बट थोड़ा याद रखना है। बस आपको ये याद रखना है कि MVR इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम एक एनर्जी का फॉर्म है। तो यहाँ पे सारी चीज़ कांस्टेंट है, ओनली द n इज वेरिएबल, और n इज तो शेल होता है। तो फर्स्ट शेल के अंदर होगा 1h/4π, सेकंड शेल में होगा 2h/4π। अगर उसके बराबर एनर्जी आ गई तो इलेक्ट्रॉन उसमें घूमेगा आराम से, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट बोला था कि इलेक्ट्रॉन विल लूज और गेन एनर्जी ओनली इफ दे डू ट्रांजिशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज और गेन एनर्जी ओनली इफ दे डू ट्रांजिशन। जंपिंग मत बोलो, ट्रांजिशन बोलो। ट्रांजिशन का मतलब ऐसे जंपिंग होता है, लेकिन ये जंपिंग कहां से कहां है ये बात इंपॉर्टेंट है। हायर से लोअर है कि लोअर से हायर है। जैसे मान लो ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका एक्साइटेड लेवल है। देखो मैं अब यहां बता रहा हूं, दिस इज द ग्राउंड लेवल, ठीक है, दिस इज द एक्साइटेड लेवल। दो अलग अलग लेवल हो गए। ग्राउंड लेवल की एनर्जी मैं मान लेता हूं E1 और एक्साइटेड लेवल की एनर्जी मैं मान लेता हूं E2, और ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को शो ऐसे करते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जंप करा इस तरह से तो क्या होगा, हायर माइनस लोअर। तो डेल्टा E की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज E2 माइनस E1। और कैसा होगा, ज़्यादा से कम को माइनस कर रहे हैं तो पॉजिटिव आएगी। द वैल्यू इज ऑलवेज ए पॉजिटिव, और सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक। यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। भाई तुम नीचे से, मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको झूले वाला या लिफ्ट वाला, लिफ्ट से नीचे से ऊपर आते हो आपको ऐसा लगता है आपका वेट बढ़ गया जी, ऊपर से नीचे आते हो ऐसा लगता है वेट चला गया। वेट नहीं बढ़ता, आप सराउंडिंग की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो। उस कंडीशंस में क्या कर रहे हो आप, सराउंडिंग की एनर्जी एब्जॉर्ब करते हो। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हो तो लोअर लेवल से हायर लेवल जाते हो आप, ठीक है, और जब वापस आते हो तो सराउंडिंग में एनर्जी एमिट कर देते हो आप। क्लियर। तो दूसरा लेवल क्या हो जाएगा इसका, कि आप मान लो कि यहां पर हो हायर लेवल पे और लोअर लेवल पे आ रहे हो, इस तरह से जंप कर रहे हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एनर्जी बाहर निकालेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे हम लोग, डेल्टा E क्या हो जाएगा, डेल्टा E इज E1 माइनस E2 होगा। डेल्टा E हो जाएगा आपका E1 माइनस E2। बेटा कहां से, देखो यहां पे था इनिशियल, ये फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना हर बार। ये था इनिशियल, ये फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है। समझ में आ गई बात। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ऐसा प्रोसेस क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, आपकी जो बुक है उसके अंदर सिर्फ ये 2 पॉइंट ही मेंशन है NCERT में, तो इन्हीं 2 पे बस जस्ट फोकस किया। लेकिन पॉस्टुलेट्स आते हैं तो आपको ये 2 तो याद रखने हैं, इनके अलावा भी ये बात याद रखनी है। अब रदरफोर्ड थ्योरी ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद सम एनर्जी, कुछ एनर्जी के साथ में, और वो एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी और फाइनली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन इसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद कांस्टेंट एनर्जी। जब कांस्टेंट एनर्जी का है, ना ही एनर्जी लॉस होगी ना एनर्जी गेन होगी, तो कॉन्स्टेंटली घूमता रहेगा थ्रू आउट द लाइफ। इसीलिए कभी भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स नहीं होगा। तो ये एक्सप्लेनेशन है कि हाउ रदरफोर्ड बोर एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया आपको। देखो उसने क्या कहा था रदरफोर्ड ने, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है इन द सर्कुलर पाथ, और याद रखना नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, उसके वैल्यू भी बताऊंगा आपको। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इनके बीच में, तो ये इसको खींचना चाह रहा है अंदर की तरफ, लेकिन अगर ये रिवॉल्व कर रहा है विद सम एनर्जी अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, तो एनर्जी धीरे धीरे लूज होगी, कम होती जाएगी और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन लूज होके न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। ये था रदरफोर्ड का फेलियर। इसने कैसे इस चीज को सही किया, इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ कांस्टेंट एनर्जी के साथ घूमता है। जब बेटा वो कांस्टेंट एनर्जी के साथ घूमता है तो ना ही एनर्जी लूज करेगा ना ही एनर्जी गेन करेगा। बात समझ में आई। ना ही एनर्जी लूज कर रहा है ना ही एनर्जी गेन कर रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो इस अपने ऑर्बिट को छोड़ के कहीं और भी खिसके। फिर सिंपल एग्जांपल, पत्थर लो, धागा बांधो रस्सी पे और घुमाते जाओ। कब तक घुमाओगे, जब तक तुम्हारी एनर्जी है। मैं कह दूं तुम्हारी एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब तुम एक नॉन लिविंग थिंग बना दूं और एक मशीन के थ्रू घुमा रहा हूं बस, और मशीन में आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है,
घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते, कभी खत्म होगी? अगर कांस्टेंट सप्लाई होती जा रही है तो कभी खत्म नहीं होगी, और वो घूमता रहेगा कॉन्स्टेंटली। वही सिचुएशन यहाँ होगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है। इसके बाद ये तो रूल्स हैं, इसको याद रखिए। अब आती है बोर ब्यूरी कंसेप्ट, दैट इज बोर ब्यूरी कंसेप्ट। बोर ब्यूरी ने क्या कहा? अब करें इसको। तो बोर ब्यूरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, या बोर ब्यूरी ने एक रूल दिया था, उसमें कहा था कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट या शेल के अंदर कितने हो सकते हैं? ठीक है, एग्जैक्ट 2n²। नाउ बोर ब्यूरी रूल, ये अगर पूछा जाता है ना आपको तभी बताना, अदरवाइज इसको फॉलो नहीं करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो इट टेल्स अस अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल या ऑर्बिट। सो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल is 2n², where n is number of shell। बस इतना छोटा सा रूल है ये। इसने सिर्फ एक ही बात कही कि एक ऑर्बिट के अंदर या एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है जी, जरा देखते हैं। अगर n = 1 हो तो इसका मतलब ये फर्स्ट शेल हो गया। अगर n = 2 हो तो इसका मतलब ये सेकंड शेल हो गया। अगर n = 3 हो तो ये क्या हो गया? थर्ड शेल। और अगर n = 4 हो एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन शेल अगर मुझे बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा? इसके लिए कितने होंगे? तो देखो 2n² होता है तो हम यहां कर दें 2 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसकी बात करनी हो 2n² होता है तो 2 का 2 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 8। अगर इसकी बात करें तो 2 3 का स्क्वायर, दैट इज 18। 2n², 4 का स्क्वायर, दैट इज 32 एंड सो ऑन। तो बोर ब्यूरी के अनुसार फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बिल्कुल सही है। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बिल्कुल सही है। थर्ड शेल में आपके होने चाहिए 18, फोर्थ में होनी चाहिए 32 एंड सो ऑन। ये कहता है बोर ब्यूरी रूल। ठीक है, और ये सही भी है। ये आगे आपको समझ में आएगा। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है। फिर वहाँ क्वेश्चन आता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो थर्ड शेल के अंदर आना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 18 क्यों नहीं भरते? बट बोर ब्यूरी के अकॉर्डिंग 18 लिखे जा सकते हैं, है ना। तो वो सारे क्वेश्चंस बनते हैं फिर आप, तो वो समझाएंगे आपको। पहले ये नोट डाउन कर लो। नाउ सी हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एग्जैक्टली कि एक एटम के अंदर उनके जो शेल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे अरेंज्ड हैं। वी कॉल दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ अ शेल। ठीक है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम या ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल ऑफ एन एटम। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे शेल्स में अरेंज है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर दिस आप एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी पड़ेगी कि जब हम लोग लिखते कॉन्फ़िगरेशन तो बोर ब्यूरी रूल को एक बार अलग करो। वो सिर्फ रूल है, वो याद रखना बस। वो करेक्ट भी है, गलत नहीं, मैं आपको पहले बता दूं। बट हम लोग यहाँ पे शेल्स के अकॉर्डिंगली क्या कर रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझाते कैसे। तो बेटा यहाँ पे 4 शेल्स फॉलो करेंगे, K, L, M और N। आपको एटलीस्ट 20 तक एटॉमिक नंबर परफेक्टली याद होनी चाहिए। ठीक है, ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। और इनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग की एक शेल के अंदर, तो K शेल के अंदर मैक्सिमम आ सकते हैं 2, L के अंदर 8, इसके अंदर 8 और इसके अंदर। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो बोर ब्यूरी रूल कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए अप्लाई मत करना। यहां कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आपको रूल ये अप्लाई करना है।
ऑलराइट। सो क्या याद रखना है बेटा आपको, जब भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। ये रूल अप्लीकेबल है कहां तक, अप टू एटॉमिक नंबर 20, दैट इज अप टू कैल्शियम। और मैं एक एक का लिख के बताता हूं इसमें। देखो इस रूल के अकॉर्डिंग एक बात होती है कि ये आपके शेल्स हैं, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ये होंगे, ठीक है। तो ये है बेटा आपका के, एल, एम, एन। और हम इसको एक तरीके से और शो कर सकते हैं, दैट इज n इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4 एंड सो ऑन, आगे भी जा सकता है, ठीक है बेटा। इसके अकॉर्डिंग बात करनी है आपको। तो पहला आता है आपका हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो यहां हो गया 1। अच्छा देखो कैसे लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए एक छोटा सा स्मार्ट तरीका समझो आप, कि मान लो आप एग्जाम हॉल पे हो और चेयर्स लगी हैं। फर्स्ट रो के अंदर सिर्फ 2 चेयर हैं, फर्स्ट रो के अंदर सिर्फ 2 चेयर है, सेकंड रो के अंदर कितने हैं 8, थर्ड के अंदर 8, फोर्थ के अंदर 18, और आपको रोल नंबर वाइज बैठना है। तो पहला बच्चा आएगा वो लास्ट में नहीं बैठेगा, वो फर्स्ट पे बैठेगा। एक चेयर पे एक ही बच्चा बैठ सकता है, फर्स्ट पे बैठा। दूसरा आएगा वो सेकंड में बैठेगा, उसके ऊपर तो नहीं बैठ सकता। अब अगर चौथा बच्चा आएगा वो कहाँ जाएगा, अब फर्स्ट रो खत्म, पीछे जाएगा, थर्ड पे कोई और बैठा होगा, फिर फोर्थ पे कोई बैठेगा, फोर्थ पे जाके वो बैठेगा। तो जब तक फर्स्ट शेल खत्म ना हो जाए तब तक एंटर नहीं होना सेकंड में, जब तक सेकंड एंटर ना हो जाए थर्ड में एंटर नहीं होना, जब तक थर्ड एंटर नहीं हो जाए फोर्थ में एंटर नहीं होना। समझ में आ गई बात। तो शेल्स जब तक कंप्लीट नहीं होंगे हम आगे वाले शेल्स पे नहीं घुसेंगे। सेम मैनर में ये कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इज इट क्लियर। तो अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 1 कॉन्फ़िगरेशन होगी। सेकंड आता है आपके पास हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन 2, ठीक है। थर्ड बात करेंगे दैट इज द लिथियम, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, वी हैव गॉट 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले में आ जाएंगे 2 और फिर आ जाएंगे 1। आउटरमोस्ट शेल इसका ये बना, आउटरमोस्ट शेल ये बना, ठीक है। अगर फोर्थ की बात करें दैट इज बेरिलियम, तो क्या होगा 2, ठीक है। अब जरा मैं काम करता हूं, यहां पे इनके कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से भी बताता हूं। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, इसकी बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे ऐसे। इसकी बात करेंगे तो 2 शेल दिख रहे हैं आपको, के और एल। यहां तो सिर्फ के शेल था, यहां पे 2 शेल दिखेंगे आपको, के और एल। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। अब जब तक कि सेकंड वाला शेल पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आगे वाले शेल में नहीं जाएंगे हम लोग। क्लियर हो अब, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, कहीं पर भी डाल सकते हो। समझ में आया। अब अगर बात करेंगे बोरॉन की, एटॉमिक नंबर 5, 2 and 3, कैसे लिखें बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, कहीं पे भी शो कर सकते हो। आ रहा है समझ में। देन फिर आता है आपके पास बोरॉन के बाद कौन है, कार्बन। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा, के एल एम एन लिख देता हूं यहां पर, 2 4। तो अगर इसका डायग्राम बनाएंगे ऑर्बिटल डायग्राम, तो कैसे बनेगा, 2 तो इसमें है और 4 इसमें। अब समझ में आ गया ये 4 का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हो, आप चाहो तो नंबर लिख सकते हो। देन नाइट्रोजन 7, 2 5, कैसे शो करें बेटा इसको, 2 and 5, ठीक है। देन ऑक्सीजन 8, 2 6, तो यहां बनाएंगे 2 और यहां बनाएंगे 6, ठीक है। देन वी हैव फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, 2 7, 2 और 7, ठीक है। उसके बाद नियॉन, दैट इज एटॉमिक नंबर 10, 2 8, 2 8। अब एक और चीज समझना, आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हुआ, इसका भी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हुआ। जिसके आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं ना वो स्टेबल होते हैं, दे गॉट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ये बात याद रखना, दे गॉट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, दैट इज व्हाई दे आर नोबल गैसेस। तभी उसको क्यों कहते हैं हम लोग कि दे आर नोबल गैसेस, बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। भैया सेकंड शेल था अब खत्म हो गया,
सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड शेल था, खत्म हो गया जी, तो ये भी स्टेबल हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, फिर आओ आगे। देन वी हैव सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? KLm। तो 2, देखो टोटल इलेक्ट्रॉन, एक बात याद रखना, जितने तुम इलेक्ट्रॉन यहां लिख रहे हो ना, काउंट कर लेना, टोटल उतने एटॉमिक नंबर के बराबर होनी चाहिए। तो टोटल है 11, तो 2 8 1, कैसे डायग्राम शो करेंगे? 2 8 1, 1 इसमें आ गया। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? एंड द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर टर्म्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। आगे और समझाऊंगा। देन मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, 2 8 2, डायग्राम बनाते हैं, 2 8 2, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, 2 8 3, तो ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज 2 8 3। आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन से भी शो कर सकते हो, इट डजंट मैटर। देन सिलिकॉन, 2 8 4, 2 8 4, समझ में आ रहा है बेटा अब? देन फॉस्फोरस, 2 8 5, दैट इज 2 8 5। क्लियर हुआ? इस तरह रब करो, लिखते चलना बेटा साइमल्टेनियसली। देन यू हैव सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, 2 8 6, बीच में कॉमा आएगा हर शेल के बाद में, ये बात याद रखना। तो डायग्राम कैसे बनेगा? 2 8 6, बिल्कुल जरूरी है बेटा, बिल्कुल जरूरी है। कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं, दोनों तरह से बनाने पड़ते हैं आपको। देन क्लोरीन, 2 8 7, 2 8 7, ठीक है। देन आर्गन, 18, 2 8 8, आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो गया ना, अंदर के तो पहले से कंप्लीट थे, तो इसका मतलब ये भी स्टेबल हुआ बेटा, स्टेबल हुआ, इसका मतलब ये भी नोबल गैस होगी, यू कैन चेक इट आउट। तो डायग्राम कैसे बनेगा? 2 8 8, क्लियर हुआ? देन यू हैव पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19। अब देखो 2 8 8 1, यहां तक फिल हो चुका, अब आगे वाले शेल में जाएगा वो, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड है यहां तक। क्लियर? तो क्या होगा बेटा इसका? दैट इज 2 8 8 1। तो कितने शेल्स हुए इस बार? 4, 2 8 8 1। देन कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, 2 8 8 2, तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे, 2 8 8 एंड 2। इज इट क्लियर? मेक इट फास्ट एंड कंप्लीट कर। नाउ सी, रब करें बेटा, आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं। ऑल राइट, नाउ अब हेडिंग डालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, वैलेंस शेल किसे कहते हैं, वैलेंसी किसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। ऑक्टेट रूल क्या होता है, डुप्लेट रूल क्या होता है, चार्जेस क्या होते हैं, व्हाट आर कैटायंस, व्हाट आर एनायंस, हाउ कैटायंस एंड आयंस आर फॉर्म्ड, व्हाट आर मोर स्टेबल, व्हाई दे आर मोर स्टेबल, एंड दीज क्वेश्चंस आर डाउट? ऑलराइट, देन व्हाई यू रेजिंग हैंड? सारा, चलो बताओ, अनाइंस आर मोर स्टेबल देन इट्स पेरेंट एटम, व्हाई? कैटायंस आर मोर स्टेबल देन इट्स पेरेंट एटम, व्हाई? क्वेश्चन ही आते हैं, कैटायंस आर मोर स्टेबल देन इट्स पेरेंट एटम, व्हाई? करवा दिया ना, तो याद होना चाहिए। एनीवेज, नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या इसका एक और नाम होता है बेटा, वी कॉल्ड एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। याद रखना, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में फर्क है। सो व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दैट इज outermost shell electron are known as valence electron। समझ में आ गई बात?
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूँ बेटा नाइट्रोजन, फटाफट से कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 7 होता है तो 2 और 5, तो बेटा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 5। ठीक है। अगर ऑक्सीजन की बात करें 8 है, 2 और 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 6। अगर हम नियॉन की बात करें 10 है तो 2 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 8। आउटमोस्ट शेल, ये वाला शेल आउटमोस्ट होगा, डायग्राम बना के देख लो चाहो तो समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर? देन अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, एटॉमिक नंबर 12, 2 8 2 कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 2। अगर मैं हीलियम की बात करूं, एटॉमिक नंबर 2 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका पहले ही होगा, एक ही शेल है इसके पास, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। समझ में आया? अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, एटॉमिक नंबर 13, 2 8 3 कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3। मतलब सीधी सी बात यह है कि आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? नाउ सेकंड टर्म, वैलेंसी किसे कहते हैं? वैलेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। वैलेंसी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वैलेंसी ऑफ न्यूट्रल एटम, वैलेंसी ऑफ आयंस, दो बातें होंगी। ठीक है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम विद द अदर एटम, एक एटम की दूसरे एटम के साथ जुड़ने की क्षमता को कहा जाता है वैलेंसी। समझ में आई बात? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद अदर एटम, सो इट्स अ कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी of an atom with other atom. Is it clear? एक एटम की दूसरे एटम के साथ जुड़ने की टेंडेंसी को क्या कहा जाता है? वैलेंसी। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद अदर एटम इज कॉल्ड एज वैलेंसी। कैसे भी मोल्ड कर लो, सीधी भाषा में ये मतलब होता है एक एटम दूसरे एटम के साथ कैसे जुड़ रहा है, कितने बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है, 1 2 3 4 जो भी है, 4 से ज़्यादा वैलेंसी नहीं होती, रिमेंबर। ठीक है। ये जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी डिपेंड ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। ठीक है। अब इसके रूल्स हैं। फर्स्ट रूल फॉर कैलकुलेटिंग वैलेंसी, कैसे कैलकुलेट करते हैं वैलेंसी? पहला रूल है कि इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख रहा हूं, समझ में आ गया? इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर इज 1 2 3 4, तो वैलेंसी क्या होगी इसकी? वैलेंसी इज सेम एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहला रूल क्लियर हुआ? तो अगर मुझे बेटा इसकी वैलेंसी लिखनी हो, सपोज करो कहाँ गया 1 2 3 4, चलो पहले मैं रूल बताता हूँ, उसके बाद बात करूंगा आपसे। रूल सेकंड, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर इज 5 6 7 8, 5 6 7 8 है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? वैलेंसी इज 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तब निकलेगी आपकी वैलेंसी। क्लियर? देन रूल थर्ड, फॉर नोबल गैसेस, फॉर नोबल गैसेस, नोबल गैस कौन सी होती है बेटा? हीना, नीना और करीना। वैसे तो आपको सिर्फ यहीं तक काम आएगी, 20 तक तो ये तीन ही काम आ रहे हैं बस, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 10, एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक नंबर 36 तो आएगा ही नहीं आपके काम। तो क्रिप्टॉन तो काम आएगा ही नहीं आपके। कौन कौन आएगा? हीलियम, नियॉन और आर्गन ही काम आएगा। नोबल गैसेस की वैलेंसी 0 होती है। इज इट क्लियर? नोबल गैसेस की वैलेंसी क्या होती है? 0। आया समझ में? अब एक और चीज ये रब करें, अगर किसी की वैलेंसी 1 है, ठीक है, वैलेंसी को भी नाम दिया जाता है अलग से, इफ फॉर एनी एटम, किसी भी एटम के लिए, फॉर एनी एटम
वैलेंसी किसी की क्या आ गई, 1 आ गई, तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग मोनोवैलेंट। क्या बोलेंगे बेटा, मोनोवैलेंट। वैलेंट का मतलब वैलेंसी। अगर किसी की वैलेंसी 2 आ गई तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, डाइवैलेंट, वो डाइवैलेंट एटम है। अगर किसी की वैलेंसी 3 आ गई तो उसे बोलेंगे हम लोग ट्राइवैलेंट। अगर किसी की वैलेंसी 4 आ गई तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, टेट्रावैलेंट। और अगर किसी की 5 आ गई तो पेंटावैलेंट, हेक्सावैलेंट, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, अनडेका, डोडेका, चलती है गाड़ी। लेकिन वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होती, इसलिए 4 तक याद रखनी है। क्लियर है बेटा, इज इट क्लियर? तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने दे दिया सोडियम, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। चलो इनकी वैलेंसी देखते हैं। तो एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, इसका 2 होता है, इसका एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, दैट इज नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। इसका कितना होता है, 7, इसका 8 और इसका 20। एटॉमिक नंबर्स कोई नहीं बताएगा, आपको याद रखने पड़ेंगे बढ़िया। तो 1 से लेकर 20 तक तो पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी तो मैं 21 से 30 आगे और बता पाऊंगा तुम्हें। तो 1 से लेकर 20 तक पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नाउ सबसे पहला काम जब भी कुछ निकालना हो, सबसे पहली चीज़ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। क्या होगा इसका, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका, इसका और इसका 2882 निकल गया। अब बात करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि विदाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकाल नहीं पाओगे, और उसके बाद हम निकालेंगे वैलेंसी। और ये रही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हुआ? सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास। नाउ वैलेंसी, वैलेंसी क्या होगी, लेट्स से फर्स्ट वाले की कितनी होगी। देखो रूल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, और रूल नंबर सेकंड में नहीं देखना है, 8 देखना है, 3rd देखना है। एटम देख लिया करो एक बार, कौन सा है, नियॉन है, तो वैलेंसी 0। वैसे 8 - 8 करते तो भी 0 हो जाता है। सोडियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो रूल फर्स्ट फॉलो होगा, तो वैलेंसी 1 ही रहेगी। हीलियम, जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं ना वो यही करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, लेकिन ये हीलियम है। ये गलती मत कर देना। सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले ये चेक कर लेना कि एटम कौन सा है, उसके बाद इसको देखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, वरना ये गलती 110% होगी, और हीलियम इसलिए पूछा जाता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, गॉट इट? जल्दबाजी में तुम क्या करते हो, फ्लो में जा रहे हो, हाँ, तो और वो हो जाता है गड़बड़, क्योंकि ये हीलियम था। तो इसको थोड़ा सा फोकस करना है, सिर्फ कि हीलियम के साथ ही ऐसा इशू आएगा, बाकी किसी के साथ नहीं। यहाँ कोई इशू नहीं, 8 दिखेगा, 8 से 8 माइनस करोगे 0 ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ दिक्कत होगी हीलियम के केस में। रिमेंबर देन 8 माइनस करना पड़ेगा, इधर 8 - 6 करना पड़ेगा, और इधर 4 से कम है, या 4 से कम है तो एज इट इज वही रहेगी वैलेंसी, एज इट इज। एनी डाउट टेल? अच्छा चलो इसका नाम देते हैं। अगर किसी की वैलेंसी 0 है तो बेटा उसे नाम दिया जाता है 0 वैलेंट। क्या नाम देते हैं हम लोग उसको, 0 वैलेंट। अगर किसी की वैलेंसी 1 है तो उसे नाम देंगे हम लोग मोनोवैलेंट। अगर किसी की वैलेंसी 0 है, 0 वैलेंट। ये ट्राइवैलेंट, ये डाइवैलेंट, ये डाइवैलेंट। लिख पाओगे आप? बता चुके हैं ना किसकी वैलेंसी क्या है, तो यहां पे लिख लेना वैलेंसी अगर 0 है तो क्या लिखे जाए। अगर वैलेंसी 0 है किसी की तो उसे कहा जाता है 0 वैलेंट। तो अगर क्वेश्चन आ गया नोबल गैसेस आर 0 वैलेंट इन नेचर, व्हाई, तो आप बता सकते हो कि उनकी वैलेंसी 0 होती है। और क्यों 0 होती है? क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा होता है ना। व्हाट इज ऑक्टेट एंड डुप्लेट, अभी बात करते हैं, लिख लीजिए। नाउ
अब बात आती है कुछ छोटे मोटे टर्म्स की. व्हाट इज ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल, ठीक है. ऑक्टेट रूल ये कहता है कि हर एक एलिमेंट चाहता है, एवरी एलिमेंट वांट्स टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. हर एक एलिमेंट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनना चाहता है. देखो पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, कुछ ऐसा होता है. इधर होती है नोबल गैस, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है. स्टेबल इसलिए है क्योंकि इनका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, फिल्ड है. तो ये जितने भी एलिमेंट है ना बाकी के, ये सब इनकी तरह बनना चाहते हैं ताकि ये स्टेबल हो जाए. नोबल गैसेस के बहुत सारे नाम होते हैं. नोबल गैसेस के इनर्ट गैसेस नाम दिया जाता है, रेयर गैसेस दिया जाता है, नॉन रिएक्टिव गैसेस नाम दिया जाता है. क्यों देते हैं? क्योंकि वो कभी भी मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते, एज इट इज रहते हैं. वो किसी के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका कंप्लीटली फिल्ड है कॉन्फ़िगरेशन. जिसके फिल्ड नहीं होंगे वो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ताकि वो फिल्ड हो जाए. और यहीं से स्टार्ट होता है कंसेप्ट ऑफ आयन, आयन बनने की प्रक्रिया. ठीक है, तो जरा ध्यान से समझना भैया. हम भी तो एक आइडियल मानना चाहते हैं. भगवान हमारे आइडियल, हम उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं बट हो नहीं पाते हैं. वैसे ये हैं, ये इनकी तरह जाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, और ये हो भी जाते हैं एनर्जी लॉस और गेन करके. सो ऑक्टेट रूल कहता है कि एवरी एलिमेंट wants to achieve nearest noble gas configuration either by losing electron or by गेनिंग इलेक्ट्रॉन. कहानी समझ में आई? हर एक एलिमेंट क्या चाहता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है. ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब जिनका ऑक्टेट पूरा हो. कैसे? या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके अगर ज़्यादा है तो, और अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले. लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, नियरेस्ट कहा मैंने, नियरेस्ट जो उसके नज़दीक आए वो. ये नहीं कि हाइड्रोजन चला क्रिप्टॉन की कॉन्फ़िगरेशन पूरी करना, ऐसा नहीं. तो आपको ये पता होना चाहिए पिक्चर कि किस तरह से क्या है. ऐसा होता है ना कॉन्फ़िगरेशन आपकी. यहाँ हीलियम है फर्स्ट शेल के अंदर, उसके बाद सेकंड में कौन है? नियॉन है. थर्ड के अंदर कौन है? आर्गन. हीना, नीना और करीना, भूल गए क्या? आर्गन. और उसके बाद फोर्थ में कौन है? क्रिप्टॉन. ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें दिस इज फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और ये इस तरह से बात होगी. तो यहाँ आता है आपका हाइड्रोजन. हाइड्रोजन अलग है. इधर बात करो लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम. ये 20 आपको अच्छे से याद होना चाहिए विद द पिक्चर कि कहाँ पर ये पोजीशन लाई कर रहे हैं. समझ में आ गई बात? अब आगे देखिए बेटा. ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन. ठीक है, ये रूल फॉलो करते हैं डुप्लेट का. किसका रूल फॉलो करते हैं? डुप्लेट रूल. देखो ऑक्टा का मतलब होता है 8. ऑक्टा का मतलब है 8. ठीक है, ऑक्टा का मतलब होता है 8. इज इट क्लियर? तो ये जो एलिमेंट्स है दे वांट्स टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन. ये भी कह सकते हैं दे वांट्स, मैं अगर शॉर्ट में लिखना चाहूं, दे वांट्स 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल. ये कह सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं. और डुप्ला का मतलब होता है 2. डुप्ला का मतलब 2 है. ऑल्दो ऑक्टेट रूल में ये दोनों रूल आ जाते हैं एक साथ, बट द प्रॉब्लम इज, एक छोटी सी दिक्कत है वहाँ आपको समझना क्या है कि डुप्लेट कहता है कि ये जो 4 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन वांट्स टू अचीव हीलियम गैस कॉन्फ़िगरेशन. और हीलियम गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है?
दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। भाई सीधी सी बात है, ऑक्टेट और डुप्लेट ने एक ही बात कही थी कि हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करे, नियरेस्ट जो नजदीक आए उसकी अचीव करे। तो इनके नियरेस्ट हीलियम गैस आ गई थी, बस बात खत्म। क्लियर है? जरा समझना बेटा, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी खुद की एनर्जी लूज और गेन कर सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें बोलूं बेटा इस बेंच पे जंप करना है, कर जाओगे? खुद की एनर्जी। मैं बोलता छत पे जंप करना है यहां से, कर जाओगे क्या? खुद की एनर्जी से काम नहीं हो सकता, इतनी एनर्जी नहीं है। वैसे हर एक एटम के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है जिनकी वजह से वो जंपिंग करते हैं। क्लियर हुआ? अब जैसे मैं बोलता हूं बेटा आपको नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? है ये क्या करना चाहेगा? इसका आउटरमोस्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं। अब इसको पूरा करना है, दो कंडीशन है, या तो 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे या 3 इलेक्ट्रॉन ले ले। कौन सा आसान है इसके लिए? 3 इलेक्ट्रॉन लेना, क्योंकि हमेशा हम काम वही करते हैं जो आसानी से हो जाए। एटम भी वही करेंगे, क्यों एनर्जी ज़्यादा वेस्ट करें? समझ में आया? तो ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो जाएगा? N3 नेगेटिव। पहले न्यूट्रल था, अब क्या हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लो। भैया आप ऐसे समझ लो बेटा, ये हैं 2 और ये है यहां पर 5। आपने कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाए? और वो 3 इलेक्ट्रॉन कहां ऐड होंगे? आउटरमोस्ट शेल में तो जाएंगे। तो 3 एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? और ये कंप्लीट हो गया। इसीलिए नाइट्रोजन पे चार्ज होता है 3 नेगेटिव, इसीलिए चार्ज होता है 3 नेगेटिव। इन द सेम मैनर मैग्नीशियम की बात करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन है 282। क्या करना पसंद करेगा ये? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना? लॉस करना। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो चार्ज क्या आ जाएगा इस पे? कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? देखो इसकी, ये था 282, 282। अब दूसरा शेल पूरी तरह से गायब हो गया क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन गए, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बची इसकी? 28 आया। और ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा? आई बात समझ में? हमें ये काम सब पे करवा के देखना है। तो आज इतना ही करते हैं, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।